मोस्ट ऑफ़ द केसेस में पेशेंट कुछ कंप्लेन लेके आते हैं, जैसे उनको थोड़ी सी इंडाइजेशन की दिक्कत, पेट में गैस बनना, बॉवल हैबिट्स का इरेगुलर होना जैसे कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया। इसके अलावा माइल्ड एब्डोमिनल पेन, माइल्ड ही होता है, ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। इसके अलावा अनइजीनेस टाइप की फीलिंग लोअर एब्डोमेन में, यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा लैक ऑफ द एनर्जी और स्ट्रेस की कंडीशन में बॉवल मूवमेंट का इफेक्ट होना, और ऐसे ढेर सारे सिम्टम्स हैं। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ जब मरीज़ मोस्टली प्रेजेंट करता है किसी डॉक्टर को, चाहे विज़िट करने जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा ये केसेस IBS के होते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पूरी दुनिया में मोर देन 11% पब्लिक सफ़र कर रही है, और जैसे जैसे ये स्ट्रेस का एनवायरनमेंट बढ़ता जाएगा, हमारी डाइटरी रूट हैबिट्स जो हमारी चेंज होती जाएंगी और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो जब बैलेंस में नहीं रहेंगी, तो ये मेन कॉज बनेगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स के लिए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आज की डेट में पेट की सबसे बड़ी समस्या है, और इसमें आपको बताते हुए मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इससे रिलेटेड एक पेशेंट की टेस्टिमनी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है, तो ज़रूर से देखिएगा। IBS के केसेस में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि सर ये ठीक नहीं हो रहा है, ढेर सारे डॉक्टरों से मैंने दिखा लिया, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो IBS है क्या, कैसे होता है, कैसे इसे ठीक करें, होम्योपैथिक दवाइयों की क्या यूटिलिटी है, इसके अलावा योगा और मेडिटेशन का क्या रोल होता है, वास्तव में हमारी डाइटरी हैबिट्स होनी कैसी चाहिए। डाइटरी हैबिट्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा और आई बटन में भी लगा दूंगा, जिसको ज़रूर देखिएगा कि हमारी डाइटरी हैबिट्स होनी कैसी चाहिए। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ध्यान रखिएगा, सिंड्रोम है यानी ढेर सारे सिम्टम्स हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज लेंगे और आपको बताएंगे इससे कैसे आप अपने आप को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामिया होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हों तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करिए, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि फर्दर हेल्थ वीडियोज़ आपको रेगुलर टाइम पर मिलते रहें। हमारे बॉवल का जो मूवमेंट होता है वो मोस्टली ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में रहता है, यानी कि आप सोए हुए हैं, जगे हुए हैं, जो भी जिस कंडीशन में आप ड्राइव कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, डाइजेशन होता रहता है। एक बार बस आपको अपने निवाले को इस ईसोफेगस से नीचे पहुंचाना होता है, उसके बाद से आपका काम ख़त्म। ऑटोनॉमस नर्वस रेगुलेशन की वजह से ही हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। वो खाना जो आप खा रहे हैं बोलस के फॉर्म में स्टमक से होते हुए ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन में ढेर सारे जूसेस के साथ मिक्सअप होते हुए फिर अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो जब हमारा पूरा नर्वस रेगुलेशन है तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो स्ट्रेस का होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आज ही से आपका बाउल इफेक्ट होना शुरू होगा, वो कभी भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि कहीं एलिमेंट है बहुत पास्ट में, किसी आदमी की चाहे किसी बच्चे की, उसकी डाइटरी हैबिट्स बहुत गड़बड़ है। स्टूडेंट लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। एक आदमी जब स्टेबल होता है तब जाके उसकी फैमिली के साथ एक डाइटरी स्टेबिलिटी बनती है। मोस्ट ऑफ द लोग इसे सफ़र करते हैं अपनी इनिशियल एज में। बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रेस रहा है, आपने ऊल जुलूल बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक खाई हैं, डाइटरी हैबिट्स आपकी बुरी रही है, आपने अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा है, अपने काम के चक्कर में अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, यहाँ तक कि रिकरेंट यदि एब्डोमिनल इन्फेक्शन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको आगे चल के, कोई ज़रूरी नहीं आ जाए, आगे चल के IBS का जन्म देती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ अ प्योर फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या होता है, इतनी मोटी मोटी अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं और रिपोर्ट्स में ज़्यादातर केसेस में कहीं कोई फाइंडिंग नहीं होती है। तो इसकी जो डायग्नोसिस बनती है वो रूल आउट बेसिस पे बनती है कि जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो इट्स मे बी IBS केसेस। तो इसीलिए हम लोग उसे फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर का सीधा मतलब है कि जहाँ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग दूर दूर तक बहुत कम या ना के बराबर होती है। तो ये मेजर जो कॉजेज़ हैं वो IBS के पीछे होते हैं। अब बात करते हैं IBS के सिम्टम्स के बारे में। IBS के सिम्टम्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में एक एब्डोमिनल हैवीनेस टाइप की फीलिंग, जो कई बार माइल्ड पेन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करती है। ये माइल्ड पेन की फीलिंग जो होती है वो लोअर एब्डोमिन और मिडिल एब्डोमिन में ज़्यादा होती है।
स्टमक में भी कभी कभी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आदमी का जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, खास करके बॉवेल इरेगुलरिटी जो होती है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है सर कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ़ नहीं होता है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर डायरिया होता है, पेस्टी स्टूल होता है, लूज स्टूल, मतलब स्टूल जो होता है वो चेंजेबल होता है। इट इज़ द सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ऑफ IBS। एक जैसा स्टूल का कैरेक्टर नहीं होता है। इसके अलावा कुछ केसेज में हमने ये देखा है कि जब कभी रिकरेंट एब्डोमिनल इन्फेक्शन होते हैं तो भी ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। कभी कभी मरीज होता है वो इरिटेबल हो जाता है, लेथार्जिक फील करता है और ढेर सारी ऐसी दिक्कतें। हाँ, ये ज़रूर ध्यान देना, इसमें फ़ीवर वगैरह नहीं होता है, तो इतना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता है कि वो फ़ीवर का रूप ले सके। ये सारे जो बहुत ज़्यादा ब्लॉटमेंट होती है, फ्लैटस निकलता है, फ्लैटस पास आउट होता है, तो ये मल्टीपल ऑफ द साइन और सिम्टम्स हैं। ये तो मेजर सिम्टम्स मैंने बता दिए, माइनर कई सिम्टम्स हैं जो IBS में कैरी ऑन होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है, इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके ऑलरेडी वो चलता है। नो डाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को सेटिस्फाई करना किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। वाई? क्योंकि ज़्यादातर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और वास्तव में ट्रू द फ्रैंक मैं बताऊं तो मेडिकल साइंस में किसी भी थेरेपी में, इंक्लूडिंग द होम्योपैथी आल्सो, इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है अनटिल अनलेस जब तक मरीज़ खुद कंप्लीटली डेडिकेटेड ना हो ट्रीटमेंट के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी भी दवाइयाँ किसी भी मरीज़ की कंप्लीट रिकवरी नहीं करवा सकती। ज़रूरी ये है कि क्या पेशेंट ठीक होना चाहता है, और यदि वो ठीक होना चाहता है तो क्या वो कम्प्लीटली अपने ट्रीटमेंट के लिए डेडिकेटेड है। डेडिकेशन इट डज़ नॉट मीन ओनली द मेडिकेशन। मेडिकेशन के अलावा उसकी डाइटरी हैबिट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीपिंग आवर्स और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब कुछ इंक्लूड होती हैं। सो दैट्स वाई यदि आप प्रॉपर रिकवरी चाहते हैं तो आपको अपना कंप्लीट डेडिकेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही पूरा मिसमैनेजमेंट में है। तो दैट्स वाई वेगस रेगुलेशन ही जब गड़बड़ हो जाएगा, आपके ब्रेन का जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंटेस्टाइन पे, या हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जब वही डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी इंटरनल इकोनॉमी ही गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या ये सारी चीज़ें दवाइयाँ ठीक कर सकती हैं? नेवर। तो ओवरऑल यदि हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हमेशा रूल आउट बेसिस पे होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मरीज़ की पहले कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हुए, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट होम्योपैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। फैमिली हिस्ट्री क्या रही है किसी पेशेंट की, पर्सनल हिस्ट्री क्या रही है, डिजीज़ हिस्ट्री क्या रही है। ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ख़ास करके प्रीवियस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, CT की रिपोर्ट्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द LFT टेस्ट एंड अदर ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाई जाती है। येस, इट इज़ अ केस ऑफ IBS। दिस इज़ द रूल आउट बेसिस ऑफ द डायग्नोसिस एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शनल डिसऑर्डर। जब हम ट्रिगरिंग फैक्टर की बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो IBS को ट्रिगर करती हैं, यानी कि एक आदमी कुछ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो IBS के सिम्टम्स को प्रोवोक्ड कर देती हैं। इसमें दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। पहले नंबर पे स्ट्रेस, ये डायग्नोसिस में भी काम आता है, और दूसरे नंबर पे आपकी डाइटरी हैबिट्स। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें, सो जो भी नॉर्मल हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो भी कंडीशन हमें स्ट्रेस पैदा करती हैं, यदि वो हमारे बॉवेल मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं तो दैट्स मीन इट इज़ अ केस ऑफ IBS। स्ट्रेस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द एलिमेंट विच इज़ फाइंड बिहाइंड द IBS केसेस। एंड द सेकेंड वन, आप कहीं घूमने टहलने गए, आप मौज मस्ती कर रहे हैं और आपने खाने पीने में ढेर सारी लापरवाही की, खूब स्पाइसी और ऑयली चीज़ें ठूस ली आपने, और नॉर्मल आपको जो पैटर्न फॉलो करना था, यानी कि वाटर के इंटेक का ध्यान रखना था, फाइबर की डाइट का ध्यान रखना था, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान आपने सब एक किनारे कर दी और 2 दिन जम के खाया पिया आपने, और वो अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट हो गया। जो आपके साथ ऑलरेडी पहले से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और दिक्कतें चल रही थी उसको उसने प्रोवोक्ड कर दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि यू आर अ पेशेंट ऑफ IBS, और ये भी उसको ट्रिगर करता है। IBS के केसेस में 2 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये समझने वाली बात है। इन 2 चीज़ों को इग्नोर करके आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, दवाइयों से तो नहीं हो सकते हैं। पहले नंबर पे डाइट एंड सेकंड नंबर पे योगा एंड मेडिटेशन। डाइट में फाइबर रिच डाइट आपको खानी पड़ती है।
आपको ऑयल और स्पाइसेस को लिमिटेड करना पड़ता है, ग्लूटीन फ्री डाइट लेनी पड़ती है, यानी कि आप मल्टीग्रेन्स का आटा यूज़ करिए, ठीक है। इसके अलावा अपने डाइटरी रूटीन को रेगुलर करना पड़ता है। इसके बारे में एक हम अलग से आपको वीडियो दे देंगे कि डाइट में स्पेशली क्या क्या किया जाए आईबीएस के केसेस में। योगा और मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। योगा आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा गवर्न करता है। तो जब आप अपनी एंजाइटी को रिलैक्स करना चाहते हो तो दैट्स वाई यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आइज एंड गो फॉर अ डीपर मेडिटेशन फॉर नेक्स्ट 10 to 15 minutes. It will regulate your all the disturbances which is associated with your central nervous system and autonomous and peripheral nervous system also. तो योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। योगा को यदि अपनी ज़िंदगी में आप कंटिन्यू करिए, किसी भी मेडिसिन के सहारे मत रहिए, योगा और मेडिटेशन को यदि आप कंटिन्यू करेंगे तो आप आईबीएस में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखेंगे। डाइट एंड योगा, यदि परसेंटेज में आप फ्रेंकली हमसे पूछना चाहें तो अप टू द 40 to 50% रोल है योगा, मेडिटेशन एंड डाइट का आईबीएस के केसेस को ठीक करने में, मैनेजमेंट में नहीं। मैनेजमेंट में भी इसका रोल है, लेकिन यदि आप कंप्लीटली ठीक करना चाहते हैं देन यू शुड कैरी फॉरवर्ड विथ अ गुड डाइट प्लान, अ गुड न्यूट्रिशन, अ गुड योगा एंड मेडिटेशन। अब फाइनल बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं आईबीएस के ट्रीटमेंट में, और ये एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार किया है। होम्योपैथी में मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे पास तब आता है जब वो ढेर सारे डॉक्टरों से कंसल्ट कर चुका होता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब केस बिगड़ चुका होता है, कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है। सो दैट्स वाई हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि परेशान ना हो। हमें पेशेंट से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस चाहिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए। यानी कि सीधी सी बात है, आईबीएस को ठीक करने में यदि मेरा रोल 50% है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट भी अपना 50% रोल प्ले करेगा। इसमें से कोई भी चीज़ें यदि नहीं होती हैं तो श्योरली मरीज कंप्लीटली हील नहीं करेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा उसको। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए केवल 2 दवाइयाँ याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 2 दवाइयाँ केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगी, बीमारी ठीक नहीं करेंगे। बीमारी ठीक करने के लिए किसी भी डॉक्टर के अंडर में आपको प्रॉपरली कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। जो 2 दवाइयाँ हैं उसमें पहले नंबर पे है वो नक्स वोमिका है, जो सबसे पुराने समय से यूज़ होती रही है। नक्स वोमिका आदमियों के लिए और ग्रेटियोला फीमेल्स के लिए। नक्स वोमिका की 200 पोटेंसी आप 5 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। आदमियों में काफ़ी हद तक ये आईबीएस को मैनेज कर लेती है, और फीमेल के केसेस में ग्रेटियोला मेडिसिन है। ग्रेटियोला को सेम उसी तरह से 200 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में ले लीजिए। लेकिन मेन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी की बात करें, हर एक जगह हर एक सिम्टम्स पे दवाइयाँ चेंज होती हैं। यदि किसी के साथ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इन्वॉल्व है तो दवा अलग हो जाएगी। यदि किसी की इरेगुलर हैबिट्स से, खास करके ईटिंग हैबिट्स, मेडिसिन अलग है। यदि किसी के फेज में कॉन्स्टिपेशन प्रोमिनेंट है, डायरिया कम है, तो दवा अलग हो जाएगी। यदि किसी के केस में एंजाइटी हमेशा प्रेसिपिटेट कर रही है बॉवेल मूवमेंट को, मेडिसिन अलग हो जाएगी। यदि कोई आदमी ऐसा है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन लंबे दिनों तक रहता है और डायरिया होता ही नहीं है और फ्लैटस पास आउट होता है, दवा अलग हो जाएगी। हर एक सिम्टम्स पे दवाइयाँ चेंज होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने दवा लिख के रख ली है और पेशेंट एक सिम्टम बताता है मेरी दवा चेंज हो गई। सो दैट्स वाई इट इज़ अ केयरफुल इवेल्युएशन एंड एनालिसिस ऑफ कंप्लीट केस। तो हमें एक मरीज़ को केस हिस्ट्री देनी पड़ती है और हमें एक केस हिस्ट्री का फॉर्मेट देना पड़ता है कि भाई आप इन सारी चीज़ों को फिल कर लीजिए। उस केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एनालिसिस होती है। ध्यान दीजिएगा, इतना आसानी से यदि ये बीमारी सही हो जाती तो ढेर सारे गैस्ट्रो के डॉक्टर इसको बहुत आराम से ठीक कर लेते, फिर हम लोगों की ज़रूरत नहीं होती। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी टिपिकल डिजीज़ एंड इफ़ यू वांट्स टू रिकवर फ्रॉम दिस यू हैव टू गिव योर 100%। आने वाले टाइम में आईबीएस के बारे में और ढेर सारी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से।